नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों से अलीगढ़ में पेश आए एक मुस्लिम फैमिली की मॉब लिंचिंग के बारे में बात करूँगा। इसके अलावा बेंगलुरु के नागवारा इलाके में ट्रैफिक उसूलों से नाराज़ एक शख्स ने अपनी गाड़ी को नजर आतिश कर दिया है, वो वीडियो बताऊंगा। इसके अलावा अब हरियाणा में और यूपी में भी एनआरसी लागू करने के लिए वहाँ की वज़राए आज़म परेशान हैं, यानी नाफिज करना चाहते हैं। वो भी बयानात आप लोगों के सामने रखूँगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मुसलसल 43वें दिन भी आवाम की ज़िंदगी बुरी तरह उससे मुतासिर नज़र आई। फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हालात पर चीफ जस्टिस ने बड़ी तशवीश की बात करते हुए कहा है कि मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है, ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद कश्मीर जाऊँगा वगैरह वगैरह। महकैफ़ नाज़रीन, मैं सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। महकैफ़ नाज़रीन, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये हमारे शहर बेंगलुरु की एक वीडियो है जो नागवारा इलाके की है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वालों की जानिब से बहुत महंगा इन पर जो है फ़ाइन लगाया गया, तो उससे नाराज़ उस शख्स ने अपने 15 लाख की गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। इस तरह से जो है अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए उसने ये पूछने की कोशिश की है कि जो है आखिर इतना महंगा आप लोग क्यों जो है इस तरह चार्ज ले रहे हैं और फ़ाइन लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। बताया जा रहा है कि नौजवान सख्त नाराज़ था ट्रैफिक पुलिस के उसके साथ रवैये को लेकर के, और उसने फौरी वहाँ पर जो है अपने गाड़ी को नजर आतिश कर दिया था। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जबकि बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक दिन कबल की वीडियो है। महकैफ़ नाज़रीन, अब चलते हैं हम लोग अलीगढ़ की जानिब। मुल्क में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के दरमियान अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है जो हसास तबके के लिए बाइसे फ़िक्र है। कौमी आवाज़ में आस मोहम्मद कैफ ने इसकी रिपोर्ट की है। उन्होंने कहा कि यहाँ दर्जनों लोगों की एक भीड़ ने अचानक ही वहाँ मौजूद एक मुस्लिम फैमिली पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद वहाँ एक हंगामा बरपा हो गया। भीड़ ने इस हमले में तौफीक और शहीम नामी शख्स के साथ साथ 2 ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई हैं। जैसे ये खबर इलाके में फैली, बड़ी तादाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मौके पर पहुँच गए और इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा बताए जा रहे हैं। ये वाक़या इतवार की देर शाम तकरीबन 5 बजे का है। हुआ कुछ यूँ कि हंगामा सीट पर बैठने को लेकर शुरू हुआ था, जो अचानक ही मारपीट तक पहुंच गया। जब भी मुस्लिम फैमिली अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरी तो वहाँ पहले से मौजूद शूरिश पसंद लोगों ने अचानक हमला कर दिया। ANU तलबा ने मुस्लिम फैमिली पर किए गए हमले के खिलाफ GRP थाने का घेराव किया, तब जाकर इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज हुई है। अलीगढ़ में इतवार की देर रात इस मामले ने तूल पकड़ लिया और इलाके में माहौल काफ़ी कशीदा हो गए। खबरों के मुताबिक इतवार की शाम कन्नौज की एक फैमिली 2 दर्जन से ज़ायद लोगों ने हमला कर दिया था इन पर। इल्ज़ाम है कि ख़वातीन के बुर्का पहने होने और मुस्लिम होने की वजह से हमले में शिद्दत थी। GRP ने ज़ख्मियों को JN मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया। इस ताल्लुक से AMU तलबा की मुदाखलत के बाद इंतज़ामिया सरगर्म हुई। GRP के मुताबिक 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CCTV फुटेज की बुनियाद पर उनकी शनाख्त की जा रही है। बताया जाता है कि कन्नौज के घमाचा मऊ इलाके के रहने वाले अफसाना अपने बेटे शफीक, देवर तौफीक, चचिया ससर शहीम और चचिया सास हसरुन्निसा और उनकी बेटी के साथ मऊ आनंद बिहार हफ्तावारी ट्रेन से उतर रही थी। पूरी फैमिली कन्नौज से शफीक के लीवर में हुए इन्फेक्शन का इलाज कराने JN मेडिकल कॉलेज आई थी। मुतासिरा फैमिली का इल्ज़ाम है कि इसी दौरान तकरीबन 2 दर्जन लोग आए और ट्रेन से उतरते वक्त मारपीट करने लगे। तनाज़ा इतना बड़ा कि उन्होंने पूरी फैमिली को निशाना बनाया। इसमें तौफीक और शहीम के सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई।
ख़वातीन ने चीखो पुकार मचाई तो स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बहरकैफ नाज़रीन, हकीकत यही है कि जो है मॉब लिंचिंग और बिलखुसूस जब मुसलमानों को उनके हुल्ये में देखते हैं तो वो लोग जिनके जहनों में इस वक्त जहर भर दिया गया है शिद्दत पसंदी का और दहशतगर्दी का, वो जो है अपनी दहशतगर्दी करने पर उतावले हो जाते हैं और फिर छोटे से बहाने को लेकर के पूरी फैमिली पर अटैक करते हैं बुज़दिलों की तरह। वो भी एक दो नहीं बल्कि जो है 2 दर्जन 3 दर्जन इस तरह जो है भीड़ बना कर के ये लोग आते हैं जो दहशतगर्दों की भीड़ होती है और फिर हमला कर देते हैं। बहरकैफ अब जो लोग भी ज़ख्मी हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। नाज़रीन, बहरकैफ अब बात करते हैं यूपी और हरियाणा की। आसाम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद रियासत के बीजेपी रहनुमाओं ने भले ही आदमी इत्मीनान जाहिर किया हो, लेकिन दीगर रियासतों के बीजेपी रहनुमा अपनी अपनी रियासतों में एनआरसी लाने को लेकर पुरजोश नजर आ रहे हैं। इतवार को हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की रियासत में एनआरसी लाने के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में एनआरसी लाने का इम्कान जाहिर किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर अगर यकीन किया जाए तो उसमें दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आला ने आसाम में एनआरसी के अमल को अहम और ज़रूरतमंदाना फैसला बताते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी हुकूमत मरहलेवार तरीके से ऐसा कोई प्रोसेस शुरू करने में नहीं झिझकेगी। उन्होंने कहा कि आसाम में एनआरसी की तकमील यूपी के लिए मिसाल का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एनआरसी पर कोर्ट के हुक्म को अमल में लाना अहम और ज़रूरतमंदाना फैसला है। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद देनी चाहिए। इस प्रोसेस को मरहलों में पूरा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में एनआरसी की ज़रूरत होगी हम भी ऐसा ही करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, एनआरसी को लेकर के पूरे मुल्क में इस किस्म की दहशत फैली हुई है, लेकिन ऐसे हालात में अगर वहाँ के वज़ीर आज़म की जानिब से इस तरह के बयानात जारी होते हैं तो जो है ये एक बड़ा लंबा मामला होता है। और वैसे भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जो है हिंदुस्तानियों को जो है हिंदुस्तान से खाली करने की कोशिशें की जा रही है। एक अलग ही बहुत ही घटिया सियासत रची जा रही है पूरे मुल्क हिंद में। इस तरह की तबसरे खुद उन्हीं के हलकों से निकल कर के सामने आ रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, कश्मीर की बात करते हैं। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दफ़ा 370 के मनसूखे और रियासत की तकसीमकारी के ख़िलाफ़ वादी कश्मीर में पीर के रोज़ मुसलसल 43वें रोज़ भी हड़ताल की वजह से मामलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। वादी की यमीन व यसार में तमाम तर तिजारती मराकिज़ मुकम्मल तौर पर बंद, सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल व हमल मुअत्तल, सरकारी दफातर में मुलाजिमीन की हाज़िरी इंतहाई कम दर्ज की जा रही है। ताहम निजी ट्रांसपोर्ट की नकल व हमल हस्ब मामूल जारी रही। इधर वादी में गुज़श्ता ज़ायद अज़ 1 माह से रेल खदमात भी बराबर मुअत्तल है। रेलवे ज़राए के मुताबिक वादी में गुज़श्ता 4 वर्षों के दौरान ट्रेन सर्विस कमोबेश 1 साल तक बंद रही है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से ताहाल रेलवे को कम से कम 1 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। वादी कश्मीर में 5 अगस्त से मवासलाती निज़ाम बदस्तूर मुअत्तल है, जिसके बायस समाज के मुख्तलिफ तबक़ों से वाबस्ता लोगों, खासकर तलबा, सहाफ़ी और ताजरों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अमीन नामी एक शहरी ने UNI उर्दू के साथ बात करते हुए कहा है कि मवासलाती निज़ाम पर जारी पाबंदी के बायस लोगों को बैरून रियासत अपने रिश्तेदारों, ज़ेर तालीम तलबा वगैरह के साथ रब्ता करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि वादी के अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों के साथ भी रब्ता करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो बाइस से परेशानी बन जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, ये वो रिपोर्ट है जो हिंदुस्तानी मीडिया पेश कर रही है कश्मीर को लेकर के। इस दौरान कल हमने प्राइम टाइम में बताया था कि फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था। इस बात को लेकर के असुद्दीन ओवैसी बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हैदराबाद में MIM सदर असुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर हालात अगर मामूल पर होते तो वहाँ जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी से पहले फारूक अब्दुल्ला के साथ PM मोदी मीटिंग करते तो बाद में उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट कैसे लग सकता है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि दफ़ा 370 की मनसूखी से कबल वज़ीर आज़म ने फारूक अब्दुल्ला से क्या बातचीत की थी, लेकिन बाद में उन्हें नज़रबंद कर दिया। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर तनकीद की है। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए,
पार्लियामेंट में 370 बिल के एब्रोगेशन का बिल लाने से पहले फारूक अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री ने बैठकर मुलाकात की, वो सारी दुनिया ने देखा। अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कैसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता, वो थ्रेट कैसा होगा देश के लिए? जब प्रधानमंत्री को अगर किसी से खतरा होगा तो प्रधानमंत्री क्यों मिले फारूक अब्दुल्ला से? दूसरी बात, अमित शाह होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में चीख मार कर बोलते रहे कि ना उनको डिटेन किया गया, ना अरेस्ट किया गया। अब आप बताइए, आप झूठ बोल रहे थे क्या जब आप? तीसरी बात, मसरत आलम तो एक नॉन सेपरेटिस्ट है, तो फारूक अब्दुल्ला एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, तो फारूक अब्दुल्ला को और मसरत आलम को आपने दोनों को मिला दिया और उन पर भी पीएस है, इन पर भी पीएस है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ड्रैकोनियन एक्ट वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर, 80 साल का एक ज़ईफ शख्स, उससे डर हो रहा है आपको? तो इसका मतलब ये है कि आप कश्मीर में कोई नॉर्मलसी है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो सरासर झूठ है कि सब खुल गया। जब एक 80 साल का चीफ मिनिस्टर और पीएसए लगा रहे आप, तो कहाँ की नॉर्मलसी वहाँ पर? तो इससे पूरा जाहिर हो रहा है कि आपने मिसअप कर दिया पूरा। वहाँ पर मसरत आलम को और फारूक अब्दुल्ला को आपने एक ही सफ पे लाके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री एक दिन पहले पार्लियामेंट में बिल आने से पहले मिलते हैं, उस वक्त थ्रेट नहीं थे। होम मिनिस्टर अमित शाह पुकार कर गए थे पार्लियामेंट में कि फारूक अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। अब क्या हुआ? अरे, और हेबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या रहेगा बाकी? फिर अब अल्लाह ही जाने हेबियस कॉर्पस का माने क्या निकलने वाले। सर, और एक बात, ये आज एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा चीफ जस्टिस से कि वहाँ पर जाकर कोई पिटीशन नहीं डाल सकता। उसके ऊपर चीफ जस्टिस काफ़ी सीरियस भी हुए। अब क्या बोले? क्या जुवेनाइल सेंटर्स का मायना करा लें? हम तो उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना दे और कश्मीर में जितने जुवेनाइल सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर देखें। जहाँ पर 100 बच्चे रहने की जगह है, वहाँ पर 500 बच्चे रह रहे हैं। जहाँ पर 10 के रहने की जगह वहाँ पर 200 रह रहे हैं। तो क्या जुवेनाइल एक्ट अप्लाई नहीं हुआ कश्मीर? अब तो हम 370 एब्रोगेट करें तो हर एक्ट वहाँ पर अप्लाई होता है, तो फिर क्यों नहीं जुवेनाइल जस्टिस हो रहा वहाँ पर? ये बात बिल्कुल सही है। 14 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको 2-3 दिन रखकर पीट कर मारते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर उनके माँ बाप को बुला के हवाले कर देता। भाई कुछ तो डिफरेंस करिए। जब कानून जुवेनाइल जस्टिस का है तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा वहाँ पर? गुलाम नबी आज़ाद को भी परमिशन मिली है 4 डिस्ट्रिक्ट। ये मोदी सरकार ने जो मेस कर दिया है कश्मीर में, ये इसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि एक्स चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में जाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट से जाके भीख मांगना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट उनसे कह रहा है कि जाइए मगर पॉलिटिक्स मत करिए। क्यों नहीं करेंगे पॉलिटिक्स? वो क्या गुलाम नबी आज़ाद कोई फिलोसोफर है? गुलाम नबी आज़ाद कोई साइंटिस्ट है? वो पॉलिटिशियन है, एमपी है। ये हाल करके रख दिए कि एक्स चीफ मिनिस्टर को जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर परमिशन लेना पड़ रहा। ये तो बता रहा है कि पूरा मेस कर दिए लोग। और इसकी जीती जाती एग्जाम्पल है कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है। ये झूठ कह रहे हैं नॉर्मलसी है वहाँ पर। अगर नॉर्मलसी होती तो एक्स चीफ मिनिस्टर को क्यों परमिशन लेना पड़ता? सुप्रीम कोर्ट के पास जाना क्यों पड़ता? एज एन एक्स चीफ मिनिस्टर, एज एन एमपी फ्रॉम, जो एमपी है वहाँ के हैं, वो जा सकते थे, मगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ रहा। और पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें। क्यों ना लें पॉलिटिक्स में हिस्सा, बताइए आप? इसका मतलब ये है कि सरकार वहाँ पर नॉर्मलसी नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि अगर गुलाम नबी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो गुलाम नबी क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? अगर गुलाम नबी एक चीफ मिनिस्टर है, वो पॉलिटिशियन है, वो उनके पार्टी के लीडर हैं, तो वहाँ पर जाकर के जिंदा लाश की तरह देखते रहेंगे? अजीब माहौल है वहाँ पर, अजीब ये चीज़ें हो रही हैं। Farooq Abdullah was detained under PSA, and now Supreme Court has said that he should be produced in front of court on September 30th. How you see the entire? Has the Supreme Court said that he should be produced? Has the Supreme Court said that he should be produced? Yeah, Supreme Court on Monday directed the center to present Farooq Abdullah on September 30th. Well, if that is the order, then the government should produce him. Otherwise, then the purpose of habeas corpus would be futile.
But I condemn the usage of PSA against Farooq Abdullah. It is a draconian act the whole world knows. A day before abrogation of Article 370, the Prime Minister of India met Farooq Abdullah. When the Prime Minister meets anyone, how can he be a threat to India? When the Home Minister Amit Shah in Lok Sabha, he kept on saying that Farooq Abdullah is neither arrested nor detained. If that is the case, why a PSA has been applied to him? Thirdly, an ex-chief minister, an 80-year-old man, Masarat Alam, also the PSA, he is detained under PSA, and Farooq Abdullah also detained under PSA. What is the message you are sending to all the politicians and the political activists who have been voting and participating and keeping the democratic flag of India alive? Now Farooq Abdullah and Masarat Alam have been put in one group. This clearly shows that this government has no plan A, plan B, plan C. They have acted in haste, and the people of Kashmir are repenting in leisure because of this government. We have seen before the scrapping of 370, Prime Minister himself met Farooq Abdullah at his. That is what I have just told you, that before the abrogation of 370 in Lok Sabha or in Rajya Sabha, the Prime Minister of the country meets Farooq Abdullah. Was he not a threat to the country at that time? Then how did the Prime Minister meet him? Didn't Amit Shah say, kept on saying in Lok Sabha that Farooq Abdullah is either arrested or detained? After a month or 40 days, you apply PSA on him. And then you put Farooq Abdullah and Masarat Alam in one group. Amazing. This is very sad state of affairs, and it is condemnable that an ex-chief minister, an 80-year-old man, is a threat to India. Again, another former Chief Minister of J&K, Ghulam Nabi Azad, he had to approach Apex Court to get permission. This is very sad state of affairs. It shows that there is no normalcy in Kashmir. If an ex-chief minister of a state to visit his own state, he is a member of parliament of that area, to go to his state, he has to go and beg to the Supreme Court that please allow me to go, and then don't do politics. He's a politician. If everything is normal, why can't you allow normal politics? If the government claims everything is normal, why can't politics be done? Because now fundamental rights apply to J&K or Kashmir also. After abrogation of 370, fundamental rights apply. Isn't freedom of expression, freedom to voice your opinion? Now cited USA President, how you see this whole preparation and whole हाल नहीं हो रहा अमेरिका से हमारा, मगर स्टेटस आप दोनों एक साथ शेयर करेंगे। अजीब व गरीब मामला है, ट्रेड का मसला हल ही नहीं हो रहा। यूएस और चाइना का जो ट्रेड का मसला है, उससे हमारे कंट्री के इकनॉमी पे उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अफगानिस्तान में यूएस क्या करने वाला है नहीं मालूम, मगर हमको भी इससे ख़तरा लायक है। मगर आप स्टेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, करिए। महकम नाजरीन, इसी तरह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और इसके बाद के हालात पर हो रही समाअत के दौरान एक अर्जी पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि ये मामला बड़ा संगीन है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद हालात का जायज़ा लेने श्रीनगर जाऊंगा। दरअसल ये मामला जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद 18 साल से कम उम्र के बच्चों की गिरफ्तारी से मुंसलिक है। हुकूक अतफाल कारकुन अनाक्षी कांगोली ने कोर्ट में मामला उठाया। उन्होंने मुताल्लिका उन केसों की जानकारी मांगी जिन्हें हाईकोर्ट कमेटी देख रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अपील करे। इस पर अनाक्षी की तरफ से सीनियर वकील हुसैफा अहमदी ने कहा, ऐसा करना बेहद मुश्किल है, हाईकोर्ट आम आदमी की पहुंच से दूर है। अर्जीगुजार के वकील के इस तबसरे पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बहुत संगीन मामला है, अगर लोग हाईकोर्ट में अपनी अपील नहीं कर पा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट भी मांगी। उसमें उन्होंने पूछा कि हाईकोर्ट अपील कुनंदगान की पहुंच में है या नहीं। सीजे ने आगे कहा, यह बेहद संगीन मामला है, मैं खुद निजी तौर पर फ़ोन पर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से बात करूंगा, ज़रूरत पड़ी तो रियासत का दौरा भी करूंगा। महकम नाज़रीन, कश्मीर के हालात दिन ब दिन बड़े बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी को सुनने को यहाँ पर तैयार नहीं है, ऐसा महसूस होता है।
बेखैर नाज़रीन, आज के हमारे प्राइम टाइम में इतना। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और तफसीरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।